आयुषी और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। पिछले कुछ रोज़ मैं ऐसे ही एक इवेंट से घर वापस जा रही थी। अब जब मैं यहाँ अकेले ट्रैवल करती हूँ ना, तो ऑटो से ट्रैवल करती हूँ। रीज़न सेफ्टी। समझाती हूँ, मैं यहाँ 4 सालों से हूँ बैंगलोर में, और मेरा स्टेटस अभी भी कन्नड़ा गोतिल्ला ही है। और मुझे ये डर है कि किसी ना किसी दिन कोई ड्राइवर भैया मुझे पकड़ के धर लेंगे और पूछेंगे कि तुझे कन्नड़ा क्यों नहीं आती। अब मेरे पास इस सिचुएशन को नेविगेट करने के 2 सॉल्यूशंस हैं। अगर इंटेंसिटी लो है और भैया मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें बोलूंगी, अन्ना नानु कन्नड़ा कलियुत्तिदेने, विच इज द ओनली सेंटेंस आई कैन फुल्ली स्पीक इन कन्नड़ा, विच मीन्स कि भैया मैं कन्नड़ा सीख रही हूँ। और दूसरा, अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, भैया बहुत गुस्से में है, तो मैं सिंपली ऑटो से झाँक कर देखूंगी कि पीछे से कोई बस, ट्रक, थार या फॉर्च्यूनर तो नहीं आ रही, और छपाक करके कूद जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने यूजुअल अपना ऑटो बुक करा। जब आया तो देखा कि एक 50-55 साल के भैया थे। अब मैं ऑटो से ना बहुत ट्रैवल करी हूँ, तो मैं उनकी शक्ल देखकर और उनके ऑटो में बज रहे म्यूजिक को देखकर बता सकती थी कि वो रास्ते भर अपने पैसेंजर से बात करने वाले शख्स हैं। और मैं भयानक थकी थी, मुझे नहीं बात करनी थी, मुझे घर पहुंचने में 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मेरा सर फट रहा था। तो मैंने ईयरप्लग्स लगाए जिसमें कुछ नहीं चल रहा था और चुपचाप बैठ गई। भैया ने भी ये बात देखी और कुछ नहीं बोले। पर थोड़े ही आगे बढ़े और ट्रैफिक में फंस गया ऑटो। भैया ने वॉल्यूम कम करा ऑटो की म्यूजिक का और झाँक कर देखने लगी कि क्या चल रहा है। और मैं भी बेवकूफ़ों की तरह ईयरप्लग्स निकाल के, जिसमें ऑलरेडी कुछ नहीं चल रहा है, झाँक कर मैं भी देखने लगी कि भाई क्यों फंसे हुए हैं, क्या चल रहा है। और हमारे भैया को मिल गया मौका। भैया ने तुरंत मुझसे बोला कि मैडम आप ऑफिस के पास में घर ले लो ना, इतना दूर रोज रोज ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक ओह शिट। खैर, मैंने उन्हें बताया कि मैं ऑफिस से नहीं, एक इवेंट से वापस आ रही हूँ। अब मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो भैया ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और कहा, मैडम आप गाना वाना गाती हैं क्या? मैं कहने भैया गाना नहीं गाती, कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानी सुनाने का कंसेप्ट भी उनके लिए थोड़ा सा नया था, तो बोले कि अच्छा जैसे कविताएं सुनाई जाती हैं वैसे? मैं कहा हाँ जी, कुछ कुछ वैसे ही। खैर, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे। थोड़ी और बातें हुई तो पता चला कि उनके घर के आसपास और उनके परिवार में लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, जो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे अंदर जो वो लैंग्वेज फियास्को में फंसने वाला डर था वो खत्म हो गया। पर अभी भी ना मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, तो मैंने जैसे ही मुझे मौका मिला ना, थोड़ा सा गैप मिला कन्वर्सेशन में, मैंने तुरंत ईयरप्लग्स फिर से लगाए और चुपचाप फिर से बैठ गई। ऑटो ने ट्रैफिक से निकल के थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। मैंने ऑब्जर्व करा कि भैया ना मुझे बार बार रियर व्यू मिरर से देख रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी, उसमें कुछ भी क्रीपीनेस नहीं थी, उसमें ना एक रिक्वेस्ट थी। मुझे लगा कि शायद अपने पैसेंजर से थोड़ी देर बात कर लेने में ना उनकी भागती दौड़ती मुश्किल सी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आ जाती होंगी। तो मैंने गिव अप कर दिया और ईयरप्लग्स निकाल के रख दिए। भैया ने जैसे ही देखा, एकदम स्माइल के साथ कन्वर्सेशन का सिलसिला चालू। उन्होंने मुझसे मैं कहाँ रहती हूँ, क्या काम करती हूँ, उनके परिवार में कौन कौन है, उनके बच्चे कहाँ काम करते हैं, मुंबई के बैंगलोर के ट्रैफिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और मोदी जी हमारे देश के लिए कितना बड़ा वरदान है, सब कुछ डिस्कस कर डाला। फाइनली मेरे घर आने में शायद 10 मिनट बाकी थे, तो वो पूरी कन्वर्सेशन खत्म होते होते एकदम से एक बात बोले कि मैडम मेरा बापू भी लिखता था, पर वो कहानियाँ और कविताएं नहीं, वो गाने लिखता था। और बोल के वो चुप हो गए। मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगा था कि जो सेंटेंस उस कन्वर्सेशन का दी एंड होगा वो एक नई कहानी की शुरुआत थी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जब वो छोटे थे तो उनके बापू, उनके पिता उन सबको छोड़ छाड़ कर अपना सपना पूरा करने मुंबई भाग गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पैर मारे, पर उन्हें काम ना मिला। पर फाइनली एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें कांटेक्ट करा और कहा कि वो उनके 2 गाने अपनी पिक्चर में डालेंगे, उन्हें अच्छा पैसा भी देंगे, पर पर्दे पर नाम किसी और का आएगा। मैं सन्न रह गई। भैया ने मुझसे पूछा कि मैडम आप तो कलाकार हैं ना, आप जानती हैं कलाकार के लिए उसके नाम से बड़ा और कुछ नहीं होता। मैंने कुछ ना बोला। उन्होंने बताया कि बापू ने बहुत कोशिश करी, पर फिर फाइनली एक कलाकार की कला एक बार फिर पैसों के आगे हार गई और वो पैसे लेकर घर वापस आ गए।
पर वो जब वापस आए तो एकदम पागल हो गए। उन्होंने अपने सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद करवा दी, उन्हें स्कूल से निकलवा दिया और उन सबको कसम दी कि तुम कुछ भी बन जाओगे, दफ्तर के चपरासी बन जाओगे, रिक्शा चलाओगे, किसी के घर में झाड़ू कटका करोगे, पर कलाकार नहीं बनोगे। उन्हें लगने लगा था ये पढ़ना लिखना ही रीजन है उनकी इस कंडीशन, इस स्टेट में होने का। मेरा घर बस पहुंचने ही वाला था, हम अपनी मेरे घर की गली में ही थे। मैं इस सेंटेंस के साथ इस कन्वर्सेशन का दी एंड नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भैया से पूछा। मुझे लग रहा था कि उन्होंने अपने बापू को वादा तो कर दिया, पर कहीं ना कहीं एक अधूरा कलाकार उनके अंदर छुपा बैठा था। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया आपने कभी कुछ नहीं लिखा या आपने कभी कुछ लिखने की कोशिश नहीं करी? तो भैया ने मुझसे बोला कि मैडम, जब एक कलाकार को उसकी कला के लिए तारीफ मिलती है ना, तो वो कलाकारों का पूरा खानदान खड़ा कर देता है, और जिसकी मिसालें हमारे सामने हैं। पर जब एक कलाकार को उसकी कला के हिस्से की तालियां नहीं मिलती ना, तो उसके साथ पूरा कलाकारों का एक खानदान मर जाता है। थैंक यू।